be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं और उस रिपोर्ट्स में यह मेंशन किया जा रहा है कि क्या रशिया धीरे-धीरे अपनी नजदीकियां पाकिस्तान के साथ में बढ़ा रहा है और इसमें सबसे बड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक है जिस तरीके से इंडिया और यूएस ने ट्रेड डील साइन करी और दूसरा जो रशिया के कमेंट्स आ रहे हैं या जो रशिया का रवैया है जब पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में शिया मॉस्क के अंदर हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है और काफी टाइम बाद ऐसा डेडली बॉम्ब ब्लास्ट हमें देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई और अराउंड 160 प्लस लोग इंजर्ड हो चुके हैं। बट ऐसा क्या हो गया? मतलब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या कमेंट किया जो आप ये सोच रहे हैं कि रशिया जो है वो टिल्ट करेगा पाकिस्तान की तरफ? देखिए, अभी होता यह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात करते हुए ये कहते हैं कि ये जो अटैक इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, जो कि एक टेररिस्ट अटैक है, उसको मैं स्ट्रांगली कड़ी उसकी निंदा करता हूं। ये एक बार्बरिक इवेंट है। बार्बरिक यानी अत्यंत क्रूअल या फिर एक्सट्रीमली क्रूअल इवेंट है और जो भी मेरी कॉन्डोलेंसेस हैं, वो उन विक्टिम्स और फैमिलीज़ के साथ में है। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो लोगों का मर्डर हुआ है और वो भी रिलीजियस सेरेमनी के दौरान क्योंकि वो उस दिन नमाज़ ऑफ़र कर रहे थे। ये साफ-साफ हमें एक एविडेंस देता है कि कैसे आपको टेररिज़्म का एक ऐसा फ़ेस, ऐसा नेचर देखने को मिलता है जो कि इनह्यूमन है, अमानवीय है। बट आप बोलेंगे, सर ऐसा तो बहुत सारे लोगों ने किया है, इवन इंडिया ने भी कंडेम किया है इस टेररिस्ट अटैक को, इवन चाइना भी साफ-साफ कंडेम कर रहा है, रशिया ने कंडेम कर दिया तो ऐसी क्या बात हो गई? देखिए, सिर्फ़ यहाँ तक बात होती, कंडेम करने तक बात होती तब तक ठीक था। बट हुआ क्या? हुआ ये कि जिस तरीके से चाइना ने ये बोला कि पाकिस्तान को अगर कोई प्रॉब्लम आती है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। अब आप सभी को पता है चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रूशियल है, दैट इज़ सीपैक। और इसी के तहत वो चाहते थे कि जो आपका आप ये कहते हैं ना जो ट्रेड रूट्स मोस्टली पास होते हैं इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन से, उन ट्रेड रूट्स की बजाय ये कुछ लैंड रूट्स बना सकें या फिर जहाँ पे हम आर्कटिक सर्कल या नॉर्दर्न रूट्स बना सकें, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि हम एक रूट पे डिपेंडेंट रहें। और इसीलिए सीपैक कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा था जिससे कि ये अलग-अलग मार्केट्स को कनेक्ट कर सके, तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और चाइना का इंटरेस्ट रहा है। बट रशिया जब ये बोलता है कि अगर पाकिस्तान को कोई भी ज़रूरत है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, आपको हमारे यहाँ से कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद चाहिए या शेयरिंग चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा रुख क्यों? चाइना का रुख तो समझ में आता है बट रशिया का रुख क्यों? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वन बाय वन ये समझते हैं कि सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो क्यों हो रही है? अभी तो सिर्फ हमें सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और रशिया का स्टैंस चेंज होता है। यहाँ पे कंडेम के साथ-साथ में काउंटर टेररिज्म सपोर्ट के बारे में बात की गई है। अब वैक्यूम कैसे क्रिएट हो रहा है? वैक्यूम क्रिएट होता है जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अनाउंस होती है। जिसमें यह कहा जाता है कि $500 बिलियन तक की डील की जाएगी और फिर उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के वो यूएस के अंदर एंटर करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स यूएस के इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। बहुत सारे सिनेरियोज़ उसमें से निकल के आए। बट ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, अब आप बोलेंगे सर वैक्यूम क्रिएट क्यों हो रहा है? वैक्यूम क्रिएट से क्या प्रॉब्लम आ गई? एक तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील तो पहले से ही अनाउंस थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होनी नहीं थी या होगी नहीं। बस सबको ये पता था कि एक टाइम आएगा जब होनी है। बट उससे हुआ क्या? इसमें क्या कंडीशन थी एक आपको ध्यान होगा। ये कहा गया था कि 25% हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन 25% जो हम टैरिफ ऊपर से लगा रहे हैं, जो टोटल 50% टैरिफ हो गए थे, उसमें वो 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए, वो इसलिए लगाए गए कि इंडिया रशियन ऑयल को परचेज़ कर रहा था। अब होता क्या है? लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं अभी भी इंडिया बाय कर रहा है, कोई गिरावट नहीं आई है, ऐसी बात नहीं है। आई है गिरावट। तो अगर आप दिसंबर का डेटा देखेंगे, राइट? दिसंबर 2025 का अगर डेटा देखेंगे, तो इंडिया ने सबसे कम इंपोर्ट किया है अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले पुराने साल को या फिर फरवरी 2025 को भी अगर आप मतलब इस पूरे 2025 के साल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो दिसंबर में हमने सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। अब क्या इसका कोई डेटा है? आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, तो जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, उसमें कैसे यूएस का का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब आप फरवरी से बात करेंगे तो फरवरी में हमने $2.7 बिलियन का इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल का और अब वही सेम डेटा हमें दिसंबर को देखने को मिलता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अब काफ़ी लोग तो ये बोल रहे थे कि मतलब अक्टूबर में शायद अनाउंसमेंट किया था यूएस के प्रेसिडेंट ने कि हम सैंक्शन लगा देंगे 25% और फिर देखिए अक्टूबर में भी हमने बहुत ज़्यादा बाय किया है $3.6 बिलियन, नवंबर में भी $3.7 बिलियन हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जब मैं बात करता हूँ 3.7, 3.6 की, ये जो सैंक्शन आने थे, ये सैंक्शन आने थे नवंबर 21 से।
और उससे पहले इंडिया का ये स्टांस था कि जितना हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, उतना कर लेते हैं। और ये जो बिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो 3.7 हमें 21 नवंबर से पहले-पहले देखने को मिलता है। अब ये दिसंबर में क्यों डेटा नीचे आया? क्योंकि नवंबर 21 के बाद में हमारे ऊपर 25% सैंक्शन लगना शुरू हो गए थे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं अभी भी हम परचेज़ कर रहे हैं, नहीं हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अब जहाँ पे इंडिया एक बार के लिए सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल बाय कर रहा था, इवन चाइना से भी ज़्यादा काफ़ी टाइम बाय किया था। अब इंडिया 3rd पोज़ीशन पे आ चुका है। अब चाइना है सबसे पहले जो रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, फिर तुर्की है एंड देन इंडिया है। और अब धीरे-धीरे इंडिया अपनी ऑयल बास्केट को भी डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। जैसे रशिया से पहले वो अगर उसको 100% ज़रूरत है क्रूड ऑयल की इंडिया को, तो 40% रशिया से आ रहा था, अब वो 24.9% हो चुका है, दैट इज़ $2.7 बिलियन डॉलर्स अगर उसकी वैल्यू देखेंगे तो। इराक से हम 22% ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से हम 16% ले रहे हैं एंड यूएसए से हम 5.5% ले रहे हैं। तो अगेन इट्स अवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सिचुएशन चेंज होगी, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करेंगे, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज करेंगे। जब तक हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए जा रहे थे, जब तक ये डेटा 40% था। उसके बाद में हमें पता चला कि हाँ, हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बाद में 24.9% ले आते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि आपके बहुत अलग-अलग पार्टनर्स हैं, आप किसी एक पार्टनर पे रिलाई नहीं कर सकते, आप सिचुएशन के हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे। एट द एंड नेशनल इंटरेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी है, बट पार्टनर्स चेंज होते जा रहे हैं। अब इससे हुआ क्या? इससे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट हुआ कि अब इंडिया जो है रशिया से उतना ऑयल परचेज़ नहीं कर रहा है, जितना उसको करना चाहिए था या फिर वो जितना कर रहा था। तो अब उसकी वजह से होगा क्या? अब उसकी वजह से होगा क्या? अब होगा यही ना कि रशिया एक और पार्टनर ढूँढने निकलेगा उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए और वही चीज़ हमें पाकिस्तान के फॉर्म में देखने को मिल रही है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर अक्टूबर में 3.6 था, नवंबर में 3.7 था, दिसंबर में $2.7 था, $2.7 आपने जस्टिफाई कर दिया कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे थे और नवंबर तक हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगे, लेकिन अक्टूबर में थोड़ा कम था। अक्टूबर में इसलिए कम था क्योंकि जो यूएस ने है रोसनेफ्ट और लुकोइल जो कि रशिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टू इंडिया, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे। जो हमारे इंडियन रिफाइनर्स थे जैसे एचपीसीएल हो गया या रिलायंस हो गया, उन्होंने धीरे-धीरे परचेजेज़ को कम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लग रहे थे। प्राइमरी सैंक्शन जब कंट्रीज़ के ऊपर लगते हैं और सेकेंडरी सैंक्शन जब कोई प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, अगर वो परचेज़ कर रही हैं रशिया से या रशिया के लार्ज एक्सपोर्टर से, उनके ऊपर जो सैंक्शन लगते हैं वो सेकेंडरी सैंक्शन होते हैं। लेकिन सर अभी भी तो जो रशिया का ऑयल है, वो तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे है, $44 पर बैरल हमें मिल रहा है, तो क्यों नहीं खरीद रहे? पहला मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पेनल्टीज़ इन फॉर्म ऑफ 25% टैरिफ और मैं बताऊँ, अभी भी जो डील हुई है, जब लोग बोल रहे हैं कि 18% टैरिफ हो चुका है, लेकिन अगर इंडिया दोबारा से परचेज़ करना शुरू कर दे ना, तो 25% हमारे ऊपर दोबारा लग जाएगा। ये तो एग्रीमेंट्स हुए हैं, बात हुई है कि हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रशिया के ऑयल को परचेज़ को कम कर रहे हैं। बट क्या जो अभी हम ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, जो हमारी 24.9% शेयर आ रहा है, क्या इस पे 25% टैरिफ नहीं लग रहा? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने क्या कहा कि आप अगर रशियन ऑयल परचेज़ करेंगे, तो आपके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। तो 40% से 24.9% इसी वजह से तो हुआ। अब क्या ये क्लैरिफिकेशन मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, जहाँ पे ये कहा गया कि हाँ, 25 से 18% टैरिफ हो चुके हैं, लेकिन जो 25% रशियन ऑयल की परचेज़ पर लगने थे, क्या उसके बारे में कहीं बात की गई है? उसके बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया। क्या ये ट्रेड डील में ये मेंशन किया गया कि हाँ, अब आप रशियन ऑयल परचेज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगे अगर नहीं लगेंगे, तो फिर आप ले लीजिए ना, आप क्यों अपना कम कर रहे हैं? इसके बारे में किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया, किसी ने बात नहीं की इसके बारे में। ठीक है? अब वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है और आगे क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं और इस्लामाबाद ब्लास्ट में क्या-क्या थ्योरीज़ निकल के आती हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। नोटिफ़िकेशन बाहर आ चुका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्लैट 50% ऑफ 19,999 में, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पहली चीज़ क्या है? जब इंडिया अपने शेयर को कम कर रहा है, तो मॉस्को को नया मार्केट चाहिए और पाकिस्तान को भी सर्वाइवल चाहिए और इसीलिए इन दोनों के बीच में मल्टीपल एमओयूज़ राइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं कि हाँ, रशियन एनर्जी सप्लाई की जाएगी। लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पे बात की जा रही है, क्रूड ऑयल पे, एलएनजी गैस पे और हो सकता है कि इस रीजन के अंदर शायद पाकिस्तान रिप्लेस कर दे इंडिया को एज़ अ प्राइमरी बायर ऑफ रशियन ऑयल क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अभी सैंक्शंस नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब पाकिस्तान खरीदने लगता है रशियन ऑयल को और रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो क्या यूएस पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाता है कि नहीं लगाता है? दूसरा, चाइना जिस तरीके से आपको इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, आपको सपोर्ट देता है, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहे, अब रशिया भी वैसा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि हर एक नेशन चाहता है कि किसी भी रीजन में हमारी प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए डायरेक्ट काउंटर टेररिज्म सपोर्ट की बात की गई, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की गई कि रोल हम ये निभाना चाहते हैं कि रीजन स्टेबलाइज़ रहे। और तीसरा है कि हमें बैलेंस भी तो करना है। अगर एक तरफ यूएसए और इंडिया के कनेक्शन बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो रशिया भी चाहेगा कि काउंटरवेट क्रिएट किया जाए। हर एक कंट्री चाहती है ऐसा। और इस पूरे के पूरे रीजन में यूरोप प्लस एशिया जो यूरेशियन रीजन है उसमें स्टेबिलिटी आए और यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी तक की भी बात की जा रही है इसी वजह से। रेल, रोड एंड ऑट व्हाट नॉट। अब जो 2 इवेंट है, एक इंडिया यूएस ट्रेड डील और एक ब्लास्ट, जो ब्लास्ट अभी फ्राइडे को हुआ था। अब उसमें आप देखिए जो मास्टरमाइंड है, इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि ये एलिज मास्टरमाइंड इस इस्लामाबाद ब्लास्ट के क्योंकि 4 लोगों को अरेस्ट किया गया जिनके ऊपर ये शक था कि उन्होंने ये सुसाइड बॉम्बिंग प्लान करी है। इसमें से मोहसिन नकवी ने कहा कि एक अफगान नेशनल है जिनके ऊपर अभी एलिगेशन लगे हैं कि वो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के पीछे। उन 4 लोगों में से एक अफगान नेशनल भी है। बट इनका मुझे समझ में नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि इंडिया है इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे। फिर उसके बाद में होम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो लिंक कर देते हैं इस मॉस ब्लास्ट को अफगानिस्तान से। एंड देन फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इस ब्लास्ट के पीछे है। मतलब अभी सिर्फ ब्लास्ट हुआ है। आपको तहकीकात करनी होती है मतलब जब फ्राइडे को हुआ था उसके बाद में आपको तहकीकात करनी होती है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। लेकिन आपने पहले अलग-अलग ब्लेम लगाए। अब जब इंडिया पे ब्लेम लगाया तो इंडिया ने साफ-साफ रिजेक्ट कर दिया कि ये जो एलिगेशन लगाई जा रही है कि पाकिस्तानी बॉम्बिंग में हम इन्वॉल्वड हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ-साफ क्लियर कर दिया। अब फिर होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको लिंक कर देते हैं अफगानिस्तान के साथ में। और फिर इस्लामिक स्टेट खुद बोलता है कि ये जो टेरर अटैक प्लान किया गया था या इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमने किया है। इस्लामिक स्टेट ने साफ-साफ रिस्पांसिबिलिटी ले ली। इसलिए तो कहते हैं कि कई बार आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? हर एक कंट्री पे अलग-अलग लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया और फिर उसके बाद में देखने को मिलता है ये तो इस्लामिक स्टेट ने किया है। और ये फिर जो इस्लामिक स्टेट का सेंट्रल माउथपीस है, अमाक स्टेट न्यूज़, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि ये एक अटैक जो था फिदायीन ऑपरेशन था, हमारे कैरिड आउट किया गया इस्लामिक सोल्जर के द्वारा इन पाकिस्तान प्रोविंस क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है, उसका एक फैक्शन, उसका एक ग्रुप पाकिस्तान प्रोविंस में भी एक्टिव है, जिसे इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान प्रोविंस बोला जाता है और ये एक्टिव है 2019 से। और मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताया था कि ये जो इस्लामिक स्टेट से निकला हुआ एक एफिलिएट ग्रुप है, जो कि इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान है, उनकी आइडियोलॉजी है सुन्नी इस्लाम के ऊपर और वो जो शिया इस्लाम को फॉलो लोग करते हैं, उनको ये काफ़िर या इन्फिडेंट्स मानते हैं। और काफ़ी बार इनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया जाता है कि जो सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट एक्टिव है, उनको अपोज़, उनको काउंटर करने के लिए यहीं से शिया का रिक्रूटमेंट होता है, उन मिलिटेंट ग्रुप्स में जो कि सीरिया में एक्टिव हैं, इन लोगों को काउंटर करने के लिए, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। और जब आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर आप परसेंटेज में बाँटेंगे, तो वहाँ पे 10 टू 15% आपको शियाइट्स देखने को मिलेंगे। और इसीलिए ऐसे अटैक देखने को मिलते हैं जो कि इस्लामिक स्टेट या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के द्वारा करे जाते हैं। और अगर आप देखें तो ये डेडलीएस्ट इंसिडेंट है इस्लामाबाद के अंदर अगर आप 2008 के मैरियट होटल बॉम्बिंग की बात करें जहाँ पे 63 लोगों की जान गई थी, फिर नवंबर में सुसाइड हुआ था ब्लास्ट आउटसाइड ऑफ कोर्ट जहाँ पे 12 लोगों की जान गई थी, उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा डेडलीएस्ट इंसिडेंट इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो शिया कम्युनिटी पे बार-बार अटैक हो रहे हैं, इनकी मॉस्क पे अटैक हो रहे हैं, तो शिया मुस्लिम्स ने एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में भी किए थे ओवर इस्लामाबाद मॉस्क ब्लास्ट। बट समझिए मेरी बात, फिर उसके बाद में क्या हुआ? जब आईसिस ने क्लेम भी कर लिया, तो मोहसिन नकवी क्या बोलता है कि इंडिया ने आईसिस को फंड किया जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है बिहाइंड इस्लामाबाद बॉम्बिंग। पहले आपने इंडिया को क्लेम किया, फिर आपने अफ़गानिस्तान को बोला, फिर उसके बाद में आपने पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम हैं इमरान खान उनकी पार्टी को बोला, ये खत्म हुआ। आईएस ने जब क्लेम किया, तब आप ये बोल रहे हो कि आईएस जो कि अफ़गानिस्तान में एक्टिव है और उन दोनों को फंड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। अब आप इसके पीछे का पूरा सिनेरियो समझिए। हालाँकि अभी तक सिर्फ बात ही हो रही है कि क्यों नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये बॉम्बिंग करवाई हो। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, पहले इंडिया, फिर अफ़गानिस्तान, अब इंडिया-अफ़गानिस्तान का कोई लिंक नहीं हुआ क्योंकि जिस तरीके से बार-बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। टीटीपी ने अटैक कर दिया तो टीटीपी को अफ़गानिस्तान बैक कर रहा है, अफ़गानिस्तान को इंडिया बैक कर रहा है। इस तरीके से कनेक्शन बनाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे आप रीज़न समझिए कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी तो हो सकता है, जहाँ पे आसिम मुनीर ने ये प्लान किया हो कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इस तरीके का अटैक होगा, उस अटैक के पीछे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी देंगे? कि इसके पीछे या तो अफ़गान तालिबान है या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। अब अफ़गान तालिबान नहीं है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नहीं है, तो जो इस्लामिक स्टेट एक्टिव है खुरासन प्रोविंस में, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ एक रीजन है पर्टिकुलर, वहाँ पे जो कंबाइंड रीजन है, वहाँ पे जो एक्टिव है, उसको इंडिया फंड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है, जिसको अफ़गानिस्तान नहीं मानता, वहाँ पे आप कुछ एक्शन ले सकें या फिर एलओसी पे भी कुछ एक्शन ले सकें। और या फिर आप ये चीज़ जता सकें कि अब
सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत खराब है और हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। ऐसे सेंटिमेंट बढ़ाए जाएँ। बट आप एक गेम भूल गए। इनको भेजनी है फोर्सेस गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत और अगर ये चीज़ ये प्रूव कर पाते हैं या फिर ये चीज़ कह भी पाते हैं कि देखिए हमें अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी डेंजर है, एलओसी पे भी डेंजर है, तो हमें तो ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के अंदर सेंटिमेंट है कि एक तो हम वैसे ही एंटी इज़राइल हैं और पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हैं काफ़ी टाइम से और आप गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी फोर्सेस को भेज रहे हो। जहाँ पे हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमास को भी अटैक करो, लेकिन इन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि हम हमास पे अटैक नहीं करेंगे। तो जो गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में इनकी फोर्सेस जानी थी, जिसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म देखने को मिला। इवन जो पाकिस्तानी आवाम है, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही थी और फियर्सली अटैक कर रही थी पाकिस्तानी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को। तो इसीलिए ये भी तो हो सकता है ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया हो, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, आईसिस, इंडिया इन तीनों को लिंक किया जाए, राइट? और इसी चीज़ के बारे में और ये चीज़ तब कन्फर्म हो जाती है, जब इन्होंने यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। अरे! इस्लामिक स्टेट ने अगर बार बोल दिया है कि हमने ये किया है, तो अब आप ये बोल रहे हो कि इस्लामिक स्टेट जो कि अफ़गानिस्तान में एक्टिव है, उसको इंडिया फंड कर रहा है। तो नाउ आर यू इमेजिनिंग इट? ये किस तरीके की एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड दे नीड टू टारगेट इंडिया और अफ़गानिस्तान। आई होप थिंग्स थोड़ी-सी क्लियर हुई होंगी। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा और उससे पहले यूपी अनअकैडमी जो है आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।